position and velocity of an automobile with respect to time. Position and velocity of an automobile with respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में बताना है। और इम्पोर्टेंट क्या है, एक बेटा ऑटोमोबाइल, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल होती है, उसकी एक पावर होती है, आपके पास गाड़ी है, कार है, उसकी पावर है कि इतने हॉर्स पावर है। तो मेरा मतलब वो जो ऑटोमोबाइल है, इंजन, उसकी पावर फिक्स है, कांस्टेंट है। हमें बताना है कि अगर वो पूरी कांस्टेंट पावर अप्लाई करते, मतलब पूरी ताकत लगानी, इंजन को फुल पावर में चलाना है, तो वो टी टाइम पर कितनी दूरी तय करेगा, यानी कहां तक पहुंचेगा, उसकी पोजीशन क्या है एक्स, और वेलोसिटी क्या है, ये बताना है। ठीक है। लेट एन ऑटोमोबाइल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, and move with constant acceleration by using constant power P। तो कांस्टेंट पावर P को इस्तेमाल करते हुए जा रहा है। तो अब हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी पोजीशन क्या है। तो पहले तो इसकी वेलोसिटी निकल के आएगी, फिर पोजीशन पे हम जाएंगे, क्यों आपको दिख जाएगा। वेलोसिटी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं। आप स्टार्ट ऐसे करो, आप कहोगे कि सिंस पावर इक्वल टू एफ इंटू वी होता है, ये बात आपको पता है। एफ को एमओ लिख दो, यहाँ पर है, तो आप देखिएगा, पार्ट कर लेते हैं। देखो P इक्वल टू एफ बी होता है, ये उठा है। अब P इक्वल टू एफ को बेटा हम एम ए लिख सकते हैं इंटू वी आ गया। इसको हम चाहें तो आप देखिएगा P इक्वल टू एम ए को आप डी वी बाई डी टी लिख दीजिएगा, ये आया, और ये V आ गया। ध्यान रखिएगा बेटा, हमारा पर्पस V निकालना है, तो डी वी और V एक साथ रखेंगे, ये इधर ले जाते हैं। तो देखो P डी टी अपॉन एम इधर लिए गए, वी डी वी। तुम कहोगे ऐसा क्यों किया, हमारा काम है वेलोसिटी निकालना। तो v अगर यहाँ है तो dv यहाँ होगा। हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अब इसे, इंटीग्रेटिंग। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये कुछ चीजें देगा। इंटीग्रेटिंग, हम इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने में हम ऐसा करते हैं, यहाँ देखना, इंटीग्रेट करने में ऐसे करेंगे। देखो इंटीग्रल p अपॉन एम डी टी इक्वल टू इंटीग्रल v डी वी, ये आए। लिमिट लेनी आप ले लीजिए, आप बताइएगा टाइम। तो तुम कहोगे शुरुआत में स्टार्ट्स जब था तो टाइम ये 0 था, और इंस्टेंटेनियस टाइम मतलब t आएगा। वेलोसिटी शुरू में 0 में थी क्योंकि रेस्ट में थी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है। तो हमने ये लिमिट ले ली। p और m कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इंटीग्रल dt क्या होता है, t होता है, लिमिट डालनी हो डाल लो। इंटीग्रल v dv क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट 0 से b। तो p अपॉन एम p माइनस 0 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। तो अगर आप यहां से देखें तो क्या आया, ये pt बाई एम इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 आया। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2pt बाई एम आ गया, ये 2pt बाई एम आ गया। हमें v चाहिए, तो आप यहां से आप निकाल लो कि देयरफॉर v इक्वल टू अंडर रूट 2pt बाई एम आ गया, ये v की वैल्यू आ गई। तो पहला तो आंसर ही आ गया बेटा, हमें निकाला था। ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t के टर्म में आ गई। कई जगह क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर कांस्टेंट पावर लगाई जाए, तो आप देखोगे सिंस p इज कांस्टेंट, अगर पावर कांस्टेंट है तो व्हाट इज रिश्ता बिटवीन p एंड t। तो देखो p इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t, सॉरी v एंड t, v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। गलत हो गया, प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ। थोड़ा अच्छे से लिख लें, v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ। तो पावर कांस्टेंट तो ये है।
एक तो ये जानकारी आ गई आपको, ये तो एक ये जानकारी मैंने लिखा, इक्वेशन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। अब आप देखो हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्वायर कर दे तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी आता है, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी है। क्लियर? तो अगर इस जगह क्वेश्चन में आपसे वी टी ग्राफ पूछ लिया जाए, ये कहें भाई वी ओ टी में, सॉरी हाँ वी ओ टी में ग्राफ बताओ क्या आएगा, तो आप बताइएगा। देखो वी स्क्वायर है टी की पावर 1 है, तुम सबको याद है बेटा। अगर हम वेलोसिटी को इधर ले लें और इधर टाइम ले लेते हैं, ये तो हमने अगर ये टाइम ले लिया तो तुम्हें पता है किसी एक वेरिएबल की पावर 2 हो और एक की पावर 1 हो तो ग्राफ पैराबोला है। तो देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ग्राफ विल बी अ पैराबोला। पैराबोला में ये भी तुम्हें याद होगा, जिसकी पावर कम होती है वो गरीब होता है, वो पैराबोला के अंदर आता है, मतलब ऐसा पैराबोला आएगा। मनो ये बना दो, मनो इधर बना दो, ये भी बना दो, हालांकि यही रख सकते हो। ठीक, दोनों चलेगा। आप इतना बताना चाहे इतना बना दिया आएगा। तो ये तो ग्राफ हो गया। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारी हेडिंग थी पोजीशन एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गया है, हम कुछ अगले स्टेप पे चले गए। तो v इज प्रोपोर्शनल टू टी आया, ये भी सवाल आया हुआ है। ये आया तो हमने ग्राफ बना दिया, इतना खत्म। अब हम वेलोसिटी की जगह निकालेंगे पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हमें इंस्टेंटेनियस पोजीशन चाहिए। इतना तक बना लिया बेटा, तो मिटा लें। इसका इस्तेमाल करके पोजीशन आ जाएगा। क्यों बेटा? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, या डी एस बाई डी टी, जैसे भी पोजीशन बताना चाहें। तो अब हम लिख रहे हैं पोजीशन कैसे निकालें। तो आप देखिएगा, सेकेंड पार्ट इज पोजीशन। पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट, या इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इसे हम x से लिख सकते हैं। तो आप देखोगे इस इक्वेशन से उठाओगे, सिंस v इक्वल टू 2pt बाई m टू द पावर हाफ, इसकी पावर हाफ है। हमें x s से लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसे हम ds बाई dt लिख लेते हैं, यह आएगा 2pt अपॉन m टू द पावर हाफ। ध्यान रखना ds ये है, इसमें 2p अपॉन m कांस्टेंट है, इसकी पावर हाफ अलग कर लो, ये t की पावर हाफ अलग कर लो, और ये dt से इधर मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हें याद आया, ये dt आ गया। तो आप ध्यान रखना ये dt है, ये इधर आ गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल ds इक्वल टू, तो पता है ये कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, 2p बाई m पावर हाफ बाहर निकालो, इंटीग्रल t की पावर हाफ dt। लिमिट लेना हो ले ले, 0 से t हुआ, 0 से s हुआ। इंटीग्रल ds क्या होगा, s होगा, 0 से s, 2p बाई m टू द पावर हाफ। यह आएगा, यहां पर आ जाए t की पावर हाफ dt क्या हो जाएगा, अगर आप देखें t की पावर हाफ क्या होता है बेटा, इंटीग्रल x की पावर n dx याद है ना बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1। ये आया। लिमिट रखना आपकी चॉइस है, क्योंकि जब नीचे वाली लिमिट 0 हो तो कोई फर्क पड़ता है नहीं रिजल्ट पे। चले इसे लिख दें s माइनस 0, इसे लिख दें 2p बाई m टू द पावर हाफ, या अंडर रूट रखते हैं। ये देखिएगा t की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 पावर 0 से t, s इक्वल टू 2p बाई m पावर हाफ, ये 2 बाई 3। बेटा t की जगह अपर लिमिट रखिएगा तो यही बचेगा बेटा, क्योंकि लोअर लिमिट से 0 आएगा तो कोई फायदा है। अब आप देख लो, अगर इसे आप स्क्वायर रूट में संभालना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो बेटा हाफ ये है, हाफ ये है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2। अगर आप इसको स्क्वायर रूट पे लाए तो बेटा, अगर आप इसको स्क्वायर रूट पे लाएंगे तो देखो ये आएगा 4 बाई 9। मैं एक चीज बता दूं, अभी कर ले फिर बताते हैं। ये आ जाएगा p बाई m, और ये t की पावर 3 पावर हाफ। मैंने ये क्यों किया है बेटा, क्योंकि 2 बाई 3 स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में नहीं है। तो अगर आप इसको स्क्वायर रूट में लाओगे तो इसका स्क्वायर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर रूट से बाहर करो तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाता है।
तो अगर हम इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं 8/9 PT³ अपॉन m टू द पावर हाफ। ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन आएगा t के टर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ऐसे आ जाता है बेटा। बहुत ज्यादा होगा, p की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे देंगे, m की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे देंगे, बस, और टाइम में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसे एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर यहां से और थोड़ा करना चाहें, देखो बेटा 8/9 कांस्टेंट है, पी एम भी अगर आप देखें कांस्टेंट लिख लें। इफ पी इज कांस्टेंट, एम तो होता ही है, तो ये कांस्टेंट, ये तो आप देखो एस इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 आएगा बेटा। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप इसको देखते हैं तो ये आ जाता है, इतना है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, a constant force F is applied on a body, F is applied on a body, एक बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स F अप्लाइड है। द पावर power P generated is related to the time T as ऑप्शन दिए वही लिख लेता हूँ बेटा। पहला है P इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, दूसरा है P इज प्रोपोर्शनल टू T, तीसरा है P इज प्रोपोर्शनल टू √T, और चौथा है P इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। ये हुआ, तो ये दे रखा है कि बताइए क्या आएगा। कंडीशन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जरा सा देखो, जो काम का है वो रखिए और हटाइए। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप ध्यान दीजिए कि सोल्यूशन में क्या दिया है, आप जरा ध्यान दीजिए। ये कहते हैं कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड, यानी इस क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट है, यानी आप कुछ ऐसा, आप थोड़ा और पढ़ लो। ऑन अ बॉडी द पावर जनरेटेड P इज रिलेटेड टू द टाइम, यानी तुम्हें P और टाइम में रिश्ता बताना है, और ध्यान रखना पावर और टाइम में रिश्ता बताने में तुम्हें F को कांस्टेंट रखना है। जो चीज क्वेश्चन में कांस्टेंट दे दी जाए, आपको ऐसे सॉल्व करना है कि आपके क्वेश्चन में F मौजूद रहे। क्यों? क्योंकि F कांस्टेंट है, हम उसको हटा करके प्रोपोर्शन का साइन लगा लेंगे। तो हम चाहते हैं, देखिएगा, सिंस P इक्वल टू FB होता है, तो F तो कांस्टेंट है, तो इस F को मत हटाओ बेटा, इसे जिंदा रखो। तो आप ये रखो। अब तुमको V को हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि P और टाइम में रिश्ता है, तुम V की जगह पे टाइम पे को ले आओ किसी जुगाड़ से, F को रखो, क्योंकि F कांस्टेंट दिया है ना, कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शन में निकाल देंगे। तो अब हम क्या लिखें? ऑल्सो अगर आप देखो क्या है, अब अगर हम इसमें और कुछ अगर लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं? F दे रखा है, तो अगर एक बार और F आ जाए तो कोई नहीं है, या सिंस कर लो, या वी नो दैट कर लीजिएगा। वी नो दैट कि कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है। ये ध्यान रखना, हम यहां F नहीं लाएंगे, हम यहां से देखो हम क्या करने जा रहे हैं। F इक्वल टू ma को dv/dt ले आएंगे, और यहां से अगर हम लिखें तो देखो क्या आ जाएगा, F अपॉन m dt इक्वल टू dv आएगा। इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग क्या आएगा, इंटीग्रल dt, F अपॉन m कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल dv, इंटीग्रल dv v आएगा, तो F अपॉन m t इज इक्वल टू dv। देखो इंटीग्रल dv इक्वल टू v आया, आई एम सॉरी, इंटीग्रल dv इक्वल टू v, ये v की वैल्यू यहां चिपका दो बेटा। तो आप देखो ये v की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रखो, तो पुटिंग, क्यों हम फिर एक बार बता देंगे, वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, देखो p इक्वल टू f है ये, और v की जगह आप लिख दोगे ft अपॉन m। तो देखो ये रिलेशन क्या बना, ये बना p इक्वल टू f स्क्वायर t बाई m।
ये आया। ध्यान रखना f को कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है, m कांस्टेंट होता है। सिंस f इज कांस्टेंट, m तो हम कांस्टेंट रख होता ही है, तो देखो p इज प्रोपोर्शनल टू t, तो आंसर ये आएगा p इज प्रोपोर्शनल टू t। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो पावर और टाइम ये रिश्ता है, और ऑप्शन ये सही आता है बी वाला, तो बी ऑप्शन सही है, तो आंसर इज बी होगा। क्यों लाया ध्यान रखिएगा बेटा, हमें टाइम में और पी में रिश्ता चाहिए था, और इस दौरान फोर्स को कांस्टेंट आप रख सकते हो, ये लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये याद है, ये क्वेश्चन AIEEE में आया था, ये अगर आपको लिखना है तो ये AIEEE जिसे जेई मेंस कहते हैं 2005 में आया था शायद, उसमें आया था क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान देना। अब एक आएगा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कहते हैं अ विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे बेटा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और बहुत सी एनर्जी को, कोल एनर्जी को, वाटर एनर्जी यानी हाइड्रो पावर को, वैसे विंड एनर्जी में क्या होता है, हवा जहाँ पर तेज चलती है उन जगहों पर, उन देशों में विंड के लिए वहां पर चलने वाले पंखे लगाए जाते हैं। जो पंखे घूमते हैं तो बेटा जानते क्या करते हैं, वो आर्मेचर कॉइल को घुमाते हैं और उससे बिजली पैदा होती है। तो कहते हैं विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अज्यूम दैट जनरेटर कन्वर्ट्स अ फिक्स फ्रैक्शन ऑफ द विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय इट्स ब्लेड्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी उसके जो पंखे घूमते हैं उनकी ब्लेड से जितनी हवा टकराती है उसका 100% तो कन्वर्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी का नुकसान तो होता ही है, डिसिपेशन तो होता ही है। तो कहते हैं अज्यूम कर लो कि एक फ्रैक्शन यानी एक हिस्सा, यानी जितनी हवा टकराती है उसका एक हिस्सा वो विंड में कन्वर्ट करता है, राइट। तो कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी, फॉर विंड स्पीड भी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी। तो ध्यान रखना विंड, इसका तो हवा एक कांस्टेंट स्पीड v से चल रही है, तो आपको पहला चीज दिमाग में रखना है कि एयर इज ब्लोइंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो कहते हैं पावर जनरेटेड है, पावर आउटपुट बताओ। सेकंड देखिएगा, देखो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT 2000 में आया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट्स अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ द विंड इंटरसेप्टेड बाय इट्स ब्लेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर विंड स्पीड v फाइंड आउट द पावर आउटपुट। बेटा तुम्हें पता है कि हवा से भी बिजली बनाई जाती है, बहुत से कंट्रीज जहां हवा तेज चलती है उसकी वजह से हम विंड टरबाइन को घुमाते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कहते हैं पावर कितना है, P को तो FB यूज करो, तो V कांस्टेंट है तो V को जिंदा रखो, ये आएगा। F को MA रखो, M को आप चाहें तो अब आगे आप देखिएगा A को dV/dt की बजाय V/T रख लो, थोड़ा ऐसा कुछ नहीं, सिंबल्स में फायदा मिलता है ये। अब अगर हम इसको लिखते तो देखो ये पढ़ा रहने दो, देखो M इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आप कहोगे किसका वॉल्यूम, जो हवा टकराई उसका वॉल्यूम, और डेंसिटी किसका, हवा का। तो पता वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ। हुआ एरिया क्या, देखो हवा आती है कुछ एरिया पे, विंड मान लो ये बेटा ब्लेड है से टकराई तो इसका कुछ एरिया है। एल का मतलब होता है, दिमाग में रखो कि सर एक सेकंड में हवा कितनी दूरी तय करती है। जैसे एक सेकंड में हवा यहां से यहां तक आई, तो मैं कहूँगा एक सेकंड में हवा यहां से यहां तक आई और इतने एरिया पे टकराई। इमेजिन करो अगर एक सेकंड में हवा यहां से यहां तक आई तो इसने देखो इतना वॉल्यूम घेरा, इसे हम वॉल्यूम कहते हैं। इसी में L इज एक्चुअली व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एयर। तुम कहोगे एक सेकंड क्यों बोल रहे हैं, टाइम t को 1 सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो ये वैल्यू अगर यहाँ रखें तो देखो क्या आएगा, m की जगह पर हमने a रो l लिख दिया, v ये वैल्यू रख दिया, और ये v/t ही रख रहे हैं, इसमें थोड़ा हमें आसानी होगी करने की, ठीक है। अब आप देखो पावर क्या आता है बेटा, देखो a रो v और v स्क्वायर आ जाएगा, ये L/T अलग कर लो, L/T। मैंने तुमसे बोला था L क्या है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एयर इन 1 सेकेंड। तो देखो इसने L डिस्टेंस 1 सेकेंड में तय किया होता, तो अब हमने t कर दिया, तो बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये p इक्वल टू a रो v स्क्वायर इंटू v आ जाता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया, तो p इक्वल टू a रो v क्यूब होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पावर अगर कांस्टेंट स्पीड से रो डेंसिटी की एयर v स्पीड से चल रही है तो जो पावर जनरेट करती है वो a रो v क्यूब होता है। ये आंसर हो गया
इसमें अगर P इज प्रोपोर्शनल टू V क्यूब लिख दोगे तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। V क्यूब मतलब थर्ड ऑप्शन सही, तो आंसर इज सी आंसर सही होगा। इसका टिपिकल पैटर्न है बेटा, आप इसे फॉलो करें, अगर आप मेमोराइज करके भी चलते हैं तो कोई नुकसान नहीं। A particle moves with velocity. A particle moves with velocity, और वेलोसिटी दिया है v इक्वल टू 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप मीटर पर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस of constant force F equal to, और वो हम लिख रहे हैं F equal to ग्राफ में 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 20k कैप न्यूटन। तो कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज, फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस पावर, फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस पावर, ये ठीक। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें बताना है, तो करना क्या बेटा, आप खुद आइएगा, देखो सोल्यूशन में अगर आप आए, देखो बेटा पावर का फार्मूला, पावर इक्वल टू बेटा तुम्हें याद होगा F डॉट वी होता है, डॉट प्रोडक्ट ये पावर है बेटा, पावर डॉट प्रोडक्ट तुम्हें पता है, F की जगह वैल्यू लिख दो 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 20k कैप डॉट, ये है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये आता है। अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में बेटा आप सभी को याद होगा ना, i का कोएफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होता है, यानी 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 5 प्लस j का कोएफिशिएंट j से मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू माइनस 3 प्लस k का k से होगा 20 इंटू 6, तो p इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 30 120। तो आप देखो बेटा 120 और ये 70 आ गया, 120 और 50 170, 170 में 30 गए तो 140 पावर है, तो वॉट आ जाएगा या जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आएगा।